वेलकम बैक टू आवर चैनल इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग फिर से अपना जो भी हमने पढ़ा था उसको वापस से रिकैप करेंगे। देखते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हम लोग क्या देखने वाले थे? तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हमने सेल साइकिल के फेजेस देखे थे। फेजेस में हमने क्या क्या देखा? ग्रोथ फेज, सिंथेटिक फेज एंड ग्रोथ टू फेज। तो हम लोग बेसिकली इसी फेज को वापस से थोड़ा छोटा सा एक रिकैप करेंगे ताकि आगे हम लोग इसके बढ़ सके। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल साइकिल, और सेल साइकिल में करना है सेल को डिवीजन। बट सेल डिवीजन करने से पहले हमें सेल को प्रिपेयर करना पड़ता है। और ये प्रिपरेशन जो है, ये प्रिपरेशन कैसी होती है? ये प्रिपरेशन जो है ये हमारी सेल साइकिल में ही इंक्लूड है, जिसको कहते हैं इंटरफेज। तो देखते हैं इंटरफेज में हम लोग क्या क्या देख रहे थे। इंटरफेज में आता है सबसे पहला जी नॉट फेज। जी नॉट फेज बेसिकली वो फेज है जिसमें कि सेल डिवीजन में एंटर नहीं किया है या इंटरफेज में एंटर नहीं किया है। एंटर करने के बाद ये आता है G1, मतलब गैप वन फेज में। गैप वन फेजेस में हमने देखा था ये लार्जेस्ट फेज होता है ऑफ सेल साइकिल। इसमें सेल की ग्रोथ होती है, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड स्पेशली एनर्जी और एटीपी बनता है। और इसके साथ साथ हमने देखा न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब डीएनए मॉलिक्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें होती है कहाँ? G1 और गैप वन फेज में। गैप वन फेज में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, नो रेप्लिकेशन, कोई डीएनए डबल नहीं, बस सेल का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज एस फेज। एस फेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं? एस फेज में हमारा था कि इसमें हुआ है डीएनए का डुप्लीकेशन। व्हाट इज डुप्लीकेशन? व्हाट इज रेप्लिकेशन? डीएनए के डबल होने को ही हम कहते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। जैसा डीएनए है सेम टू सेम वैसे ही एक और नया डीएनए बनता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें एक और चीज बनती है, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। बहुत जरूरी है क्योंकि आप जानते हो डीएनए कभी भी डीएनए फॉर्म में हमारे सेल के अंदर नहीं पाया जाता। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा होता है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। तो अगर नया डीएनए बना तो नए हिस्टोन्स भी बनने चाहिए, और यहाँ पर ये बन जाता है सिंथेटिक फेज। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फेज, दैट इज G2 और गैप टू फेज। गैप टू फेज में क्या होता है? इसमें जो भी बची कुछ ग्रोथ है वो होती है, प्लस क्रोमोसोम कंडेंसिंग फैक्टर्स बनते हैं जो क्रोमोसोम बनाएंगे, एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अमाइनो एसिड। और अगर डीएनए रिपेयर नहीं हुआ या अगर कुछ डीएनए में गड़बड़ी आ गई है जो एस फेज में ठीक नहीं हो पाया, तो वो भी होता है। अब इसके बाद क्या होता है? ये तो पूरा सेल अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। किस लिए कर चुका है? ये अब एंटर करेगा इन द एम फेज। बट एम फेज से पहले ये जो आपको फेज दिखाई दे रहा है, इस फेज में बेसिकली क्या होता है? तो इस फेज में एक स्पेशल चेक पॉइंट है। ये फेज में क्या है? मतलब G2 और एम फेज के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट का बेसिक काम क्या है? चेक पॉइंट वैसे पॉइंट्स होते हैं या वैसी जगह होती है जहां पर सारा चीज चेक किया जाएगा कि सेल में क्या क्या चीजें बनी हैं, जो भी चीजें नेसेसरी है क्या वो कंप्लीट हो चुका है बनना। ये सारी चीजों को चेक किया जाता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं डिवीजन करने के लिए। आगे मैं पढ़ाऊंगी और भी चेक पॉइंट्स आते हैं, बट डिवीजन से पहले G2 फेज और M फेज के बीच में हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट होता है जो कि चेक करता है कि सारा कुछ बना है या नहीं बना है। आगे बढ़े हम लोग, चले। इसके बाद हमारा आता है एम फेज। एम फेज जो है बच्चे, एम फेज दो तरह का होता है, या तो ये माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। बिकॉज एम फेज का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। व्हाट इज एम फेज? एम फेज इज मल्टीप्लिकेटिव फेज, जिसमें या तो माइटोसिस हो सकता है या तो मियोसिस हो सकता है। क्लियर? माइटोसिस और मियोसिस है क्या? ये दो तरह के सेल डिविजन्स है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल, सोमैटिक एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल्स वैसे सेल्स थे जो कि बॉडी के हर एक सेल को कहते हैं और जो गैमेट नहीं बनाते।
whereas germ cell वो सेल होते हैं जो गैमेट बनाते हैं। तो यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस किन सेल्स में होगा और इससे होता क्या है ये हम लोग देखने वाले। अभी बस थोड़ा सा एक छोटा सा आपको यहाँ पर हिंट दिया जा रहा है या ओवरव्यू दिया जा रहा है, पूरा डिटेल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो माइटोसिस क्या है बच्चे? माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कि वन सिंगल सेल गिव राइज टू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब क्या हुआ? एक सिंगल पेरेंट सेल जिसका कंडीशन है डिप्लॉइड, क्लियर? डिप्लॉइड पेरेंट सेल जब डिवाइड करेगा तो वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है और दोनों जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका क्रोमोसोम कंडीशन भी इक्वल है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल एंड पेरेंट सेल के साइज के भी इक्वल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन। तो ये बात याद रखेंगे, माइटोसिस वैसा सेल डिवीजन जिसमें कि एक सेल से दो सेल बनेंगे एंड उनका प्लॉइडी और साइज सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि इसमें पेरेंट सेल का प्लॉइडी भी इक्वल है डॉटर सेल में एंड उनके साइज भी इक्वल है डॉटर सेल में, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एकदम सेम टू सेम, ठीक है? अब आते हैं अकर इन सोमैटिक सेल्स एज वेल एज जर्म सेल। माइटोसिस कहाँ कहाँ होता है? सोमैटिक सेल में भी हो सकता है और जर्म सेल में भी हो सकता है, लेकिन जर्म सेल में अगर होगा तो वो गैमेट नहीं बनाएगा, एक जर्म सेल से दो और जर्म सेल्स बनाने के लिए आता है। फिर आते हैं यहाँ पे यही लिखा है कि वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। प्लॉइडी क्या है? कोई चेंज नहीं आएगी, नो चेंज इन प्लॉइडी। अगर ये 2n कंडीशन है, सॉरी, अगर पेरेंट 2n कंडीशन है तो डॉटर सेल्स भी 2n कंडीशंस में ही होते हैं। डिप्लॉइड तो डिप्लॉइड। आइडेंटिकल सेल्स बनेंगे, आइडेंटिकल सेल्स मतलब सेम टू सेम सेल्स बनेंगे। एंड रिपेयर, ये क्यों काम आता है? तो माइटोसिस या तो रिपेयर में आता है या रिप्लेसमेंट में काम आता है या फिर सेल का ग्रोथ कराने में या बॉडी का ग्रोथ कराने में। ग्रोथ कैसे होगा? या तो नंबर इंक्रीज करेगा या तो मास इंक्रीज करेगा। आई थिंक इट शुड बी क्लियर, क्लियर और नॉट? गुड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मियोसिस। व्हाट इज मियोसिस? तो मियोसिस जस्ट माइटोसिस का ऑपोजिट है। मियोसिस जो है इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन कम होना, रिड्यूस होना, ठीक है? तो रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना। अब रिड्यूस कैसे होगा? तो मियोसिस में रिडक्शन होता है, इसमें एक सिंगल पेरेंट सेल, वन सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड करेंगे इनटू टू ट्रांजिशन फेज और उसके बाद फिर फाइनली 4 सेल्स में डिवीजन होगा। ये डिवीजन इक्वेशनल नहीं है, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो प्लॉइडी थी वो भी चेंज हो जा रही है। आप देख सकते हैं डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बने हैं। डिप्लॉइड सेल से कौन से सेल्स बन रहे हैं? हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, है ना? और ये जो हैप्लॉइड सेल्स आपको दिख रहे हैं वो उसके साइज में भी रिडक्शन हो जा रहा है। तो रिड्यूस मतलब कम होना। क्या कब हुआ? फर्स्ट क्रोमोसोम्स कम हुए, पेयर में थे, फिर अनपेयर्ड हो गए, सिंगल सिंगल हो गए, और क्या हुआ? और इसके साइज में भी रिडक्शन हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन और रिडक्शन डिवीजन। इज इट क्लियर? यहाँ इक्वल क्यों था और यहाँ रिडक्शन क्यों हुआ, समझ में आया? अब आते हैं मियोसिस में कि ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होते हैं, ये गैमेट्स बनाने के लिए होते हैं। यहाँ पे देखो पेरेंट सेल जो है डिप्लॉइड कंडीशन में है और ये 4 सेल्स में डिवाइड होता है जो हैप्लॉइड कंडीशन होता है। तो यहाँ पर कैसे सेल्स बनते हैं? हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसमें वेरिएशन होता है, वेरिएशन मतलब डिफरेंस होता है। वेरिएशन एक्चुअली एक अलग ही टॉपिक है, बट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन मतलब डिफरेंस, चेंज आता है। सारे सेल्स एक दूसरे से
अलग होंगे। और इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में यूज होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट ऑल्सो मेंटेन्स द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट। ये सब चीजें हम डील करेंगे, इनके फंक्शंस जो है इसको हम, या सिग्निफिकेंस जो है इसको हम लोग डील करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। चले आते हैं हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक माइटोसिस में। व्हाट इज माइटोसिस? तो माइटोसिस आ जाते हैं एम फेज में। एम फेज ऑफ माइटोसिस अगर हम लोग देखते हैं, सिंपली हमने यहाँ पर देखा दिस इज अ सेल साइकिल। ये एक सेल साइकिल था जिसमें कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये होता है एम फेज। दिस वाज एम फेज, G2S, G1S एंड G2, और ये है एम फेज। एम फेज को अगर हम लोग देखेंगे कि माइटोसिस कंडीशन में, तो माइटोसिस कंडीशन में एम फेज को डिवाइड किया गया है इनटू 4 सब फेजेस। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम लोग एम फेज माइटोसिस को 4 सब फेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कैसे डिवीजन हुआ है। चलिए देखेंगे हम लोग यहाँ पर एम फेज और माइटोसिस को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसमें आते हैं, पहला काम होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? What is caryo? Caryo means nucleus and kinesis means division. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड देन इट कम्स साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? तो साइटोकाइनेसिस में होता है सेल डिवीजन। साइटो मीन्स सेल या साइटोप्लाज्म और सेल का डिवीजन को हम लोग कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। सेल और साइटोप्लाज्म। चलो देखते हैं अब यहाँ पर, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर डिवीजन को ही हम लोगों ने 4 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड किया। न्यूक्लियर डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिक स्टेप्स। क्या क्या स्टेप है? पहला आता है हमारे पास प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, and last is telophase. ये आपको जो 4 स्टेप्स या 4 फेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फेजेस में बेसिकली होगा क्या? इसमें होगा न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। वेयर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोप्लाज्म डिवीजन। इसमें सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा माइटोसिस का फेजेस। माइटोसिस क्या है? अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पर, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल डिवाइड करेगा। 1 सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। एक सिंगल सेल या एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड करेगा। चलो अब यहाँ पर आते हैं माइटोसिस में। जो हम लोगों ने देखा कि पहला काम क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन। दूसरा काम क्या है? सेल डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद सेल डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने चार्ट बनाया है, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट विल बी प्रोफेज, नेक्स्ट विल बी मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, एंड लास्ट विल बी टीलोफेज। और टीलोफेज के बाद क्या है? हमारा लास्ट है टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। मतलब प्रॉपर सेल अलग हो जाएगा। पहले न्यूक्लियस अलग होंगे एंड फिर सेल अलग हो जाएगा। तो ये हमारे एम फेज के अंदर आता है। दिस कम इन एम फेज। of mitosis, M phase of mitosis। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब डिफिकल्ट अगर लग रहा है, बिकॉज आपके लिए ये सारे तो नए वर्ड है,
है ना। अगर नए वर्ड है, हम लोग सिंपली स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को कैसे याद करेंगे? सिंपली हम लोग इसको एक निमोनिक्स के साथ याद कर सकते हैं। कैसे? चले देखते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। याद कैसे होगा? याद होगा ऐसे। बोलेगे मैम क्या लिख दिए हैं आप ये? प्यार में आंसू टपके, प्यार में आंसू टपके। पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। याद हो जाएगा। प्यार में आंसू टपकता है बच्चे, वही है प्यार में आंसू टपके। याद करना है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इजी बन गया ना। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। चले अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या है इसमें, कैसे कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि एक सेल पूरा इंटरफेस कंप्लीट करके अपना डीएनए डबल कर चुका है, बहुत सारे प्रोटीन्स बन चुके हैं और सेल का साइज भी इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर आता है हमारा फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज, मतलब प्यार वाला फेज। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या हम लोग देखने वाले हैं? प्रोफेज में देखेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है एक सिंगल सेल जो कि कंप्लीट कर चुका है इंटरफेज। इंटरफेज कंप्लीट कर चुका है, तो यहाँ पर क्या क्या हो चुका है? डीएनए डुप्लीकेशन या रेप्लीकेशन। डीएनए रेप्लीकेशन हो चुका है। आप लिख सकते हैं डीएनए रेप्लीकेटेड। इसके बाद और क्या हो चुका है इसमें? साइज इंक्रीज्ड, साइज इंक्रीज्ड। और क्या हो चुका है यहाँ पर? प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स है, प्रोटीन्स है, आर सिंथेसाइज्ड। और क्या हो चुका है? और यहाँ पर सेंट्रियोल्स भी डबल हो चुके हैं। सेंट्रियोल्स डबल्ड, सेंट्रियोल्स भी डबल हो चुके हैं। चले देखेंगे अब हम लोग। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है। दीज आर सम सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, फेरोसोम, जो भी होगा, जो भी है, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी है इसके पास। प्लस इसके पास क्या है? इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, अंदर में क्रोमैटिन है, न्यूक्लियोलस है। चलो हम लोग सबको लेबल कर लेते हैं। ये आगे हमारी लेबलिंग, क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, थोड़े अच्छे कलर से लेबल करेंगे। ये हमारे पास है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ओके। इसके बाद यहाँ पर ये क्या है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, TIN है, ये ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चे क्रोमैटिन और क्रोमैटिड में कंफ्यूज जाते हैं, तो कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करना। क्रोमैटिन थ्रेड लाइक, क्रोमैटिड क्रोमोसोम का पार्ट। देन क्रोमैटिन के बाद ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? दिस इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और ये क्या है? ये सारे सेल ऑर्गेनल। चले देखते हैं क्या काम होगा। ये सेल अब क्या किया है? G2 फेज कंप्लीट कर चुका है, G2 फेज में है, G2 फेज कंप्लीट हो चुका है। इंटरफेज जैसे G2 कंप्लीट होता है वैसे ही क्या होता है? इंटरफेज भी कंप्लीट हो जाता है। आते हैं हम लोग इंटरफेज के जस्ट बाद, क्या है? अर्ली प्रोफेज। अर्ली का मतलब क्या? देखो बच्चे, जब भी हम लोग प्रोफेज पढ़ेंगे ना, या फिर हम लोग जो भी फेजेस पढ़ेंगे, उसके स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ये देखेंगे, और उसके कंप्लीट होने के बाद क्या हो रहा है ये देखेंगे। मतलब बेसिकली कंप्लीट
कंप्लीशन में क्या हो रहा है वो देखना है। उसको हम लोग सिंपली प्रोफेज या लेट प्रोफेज भी कह सकते हैं। वेयर एज अर्ली प्रोफेज मतलब स्टार्ट जब हो रहा है उस टाइम क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो यहां पर आते हैं अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, अर्ली प्रोफेज मतलब स्टार्टिंग, ठीक है। इंटरफेज से ये सेल जा रहा है प्रोफेज में, तो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट काम हो रहा है, सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब, डाइजेस्ट होने लगते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। कौन, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नहीं, सेंट्रियोल छोड़कर और कोई सेल ऑर्गेनल नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहां न्यूक्लियोलस था, यहां कोई न्यूक्लियोलस नहीं है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर। यहां पर ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा है, न्यूक्लियोलस का भी डिसअपियरेंस हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ये डिसअपियर वाला है, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर, ये देखो हटता जा रहा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले था और अब हट गया। ये डैश डैश इसलिए दिखाया है क्योंकि थोड़ा थोड़ा हट रहा है, ठीक है, हटा नहीं है। क्रोमैटिन जो है, जितने भी क्रोमैटिन्स थे वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट टू कंडेंस होना, जमना शुरू हो जाएंगे। और कंडेंस होकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स। कंडेंस होकर क्या बनेगा, क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमैटिन क्या बनाने वाले हैं, क्रोमोसोम्स बनाने वाले। क्रोमैटिन स्टार्ट्स टू कंडेंस। आप यहाँ देखो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वेरएज यहाँ क्रोमैटिन क्या हो गया, जमने लग गया है, छोटे छोटे यहाँ पार्ट्स में टूटकर जमने लग गया है, और जमकर ये क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। पढ़े थे ना ये हम लोग। इसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। ऑपोजिट पोल मतलब क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो जाएंगे, जहां पर भी होगा एक नीचे जाएगा एक ऊपर, मतलब ऑपोजिट पोल्स में अरेंज। क्लियर, ऑपोजिट पोल्स में अरेंज, ये ऊपर से नीचे आ रहा है और ये आकर ऐसे हो जाएगा। क्लियर, ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके बाद कि जब ये सारा काम हो गया अर्ली प्रोफेज में, देन वी कम टू प्रोफेज। प्रोफेज में देखते हैं क्या हो रहा है, इसी का ही पार्ट सारा यहाँ पर भी आएगा। क्या क्या काम हो रहा है तो देखते हैं। सबसे पहला क्या हो रहा है प्रोफेज में, ये देखें, ये है हमारा प्रोफेज कंप्लीट होते हुए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, सेल ऑर्गेनल्स गायब, न्यूक्लियोलस गायब, और क्या हो गया, क्रोमैटिन कन्वर्टेड टू क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या में बदल गया, क्रोमोसोम्स में। और सेंट्रियोल्स भी ऑपोजिट पोल्स में अरेंज हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड, गायब, क्रोमोसोम्स मूव्ड, क्रोमोसोम्स फॉर्म्ड, क्रोमोसोम बन गया, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन ऑपोजिट पोल्स, सेंट्रियोल्स भी ऑपोजिट पोल्स में हो गए। और यहीं पर ही स्टार्ट हो जाता है स्पिंडल फॉर्मेशन, और ये हम लोग आ जाएंगे मेटाफेज में। तो आपको ये प्रोफेज के सारे स्टेजेस क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, बहुत काम आएगा। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी कम टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, तो मेटाफेज में बेसिकली अर्ली मेटाफेज पहले पढ़ना है और उसके बाद पढ़ना है हमें मेटाफेज। चलो देखते हैं। पहले तो आपको ये समझाना है कि क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ऊपर बना है लेकिन उतना मजा नहीं आ रहा है, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर डाल ही लेते हैं। चले, तो मैंने बताया कि पहले थे क्रोमैटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बनने लग जाते हैं, क्रोमोसोम, और फाइनली बन जाते हैं कुछ इस तरह के दो क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम्स बन गए हमारे पास। इनके बीच वाला जो एरिया होता है, इसमें एक स्पेशल
शुगर कॉम्प्लेक्स, एक स्पेशल शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। क्या क्या चीजें हैं, ये दोनों हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और ये है सेंट्रोमियर, एंड इसके ऊपर मैंने बताया ऐसे कवर करके क्या है, एक शुगर कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या है, एक शुगर कॉम्प्लेक्स है। ये शुगर कॉम्प्लेक्स जो होता है काइनेटोकोर, इसी से ही स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। क्या अटैच हो रहा है, स्पिंडल फाइबर्स। चलिए हम लोग आते हैं एम फेज और सॉरी मेटाफेज में। मेटाफेज मतलब मे वाला, प्यार खत्म में आ गए हैं, प्यार में आ गए हैं। चलो प्यार में क्या देख रहे हैं, में हम लोग देख रहे हैं अर्ली मेटाफेज। अर्ली मतलब स्टार्टिंग का, प्रोफेज खत्म हुआ उसके जस्ट बाद अर्ली मेटाफेज आता है। अर्ली मेटाफेज में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अर्ली मेटाफेज में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टार्टिंग में होता क्या है, मेटाफेज के स्टार्टिंग में होता क्या है। हमने अभी लास्ट डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर लास्ट डायग्राम में क्या देखा कि सारे क्रोमोसोम्स बन गए, सेंट्रियोल्स भी वहां पर अरेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग मेटाफेज में। मेटाफेज में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड थे, अब वो सबके साथ क्या अटैच हो चुका है, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कहां से बना, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स के एस्टर रेस से निकलता है। स्पिंडल फाइबर है क्या, दीज आर टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक तरह के क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपने सेल के स्केलेटन में पढ़ा था, सेल स्केलेटन में वही माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर काम आते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स जो है वो यहाँ क्रोमोसोम के, आप देखो ये वाला स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है वहां से ऐसे अटैच, क्लियर, काइनेटोकोर से ऐसे अटैच हो जा रहे हैं। ये इधर से भी उधर से भी, दोनों तरफ काइनेटोकोर से कौन अटैच हो चुका है, स्पिंडल फाइबर। कहां से निकला, सेंट्रियोल्स के एस्टर रेस से। एस्टर रेस किसको कहते हैं, तो सेंट्रियोल्स के पास ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड एज एस्टर रेस, और यही निकालता है क्या, स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर जो यहाँ पर इस तरह से निकले हैं वो सबके साथ हर क्रोमोसोम के दोनों तरफ से काइनेटोकोर में जाकर अटैच हो जाएंगे। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ द सेंट्रियोल्स, दोनों तरफ के सेंट्रियोल से, बोथ ऑपोजिट पोल से निकलना शुरू हो जाएगा। एक एंड वाला इधर चिपकेगा, दूसरा एंड वाला उधर चिपकेगा, और इस तरह से स्पिंडल अटैच टू सेंट्रोमियर, सॉरी नॉट सेंट्रोमियर, इट इज काइनेटोकोर, दिस शुड बी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। और यही अटैचमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पर मेटाफेज का स्टार्ट हो चुका है। मेटाफेज एक्चुअल में जो इसका लास्ट पॉइंट या लास्ट जो आपका मेटाफेज में देखने को मिलेगा, एक्चुअल में मेटाफेज यही है कि मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऐसे पलटकर कहां आ चुके हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में। व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर जानते हैं आप लोग, अर्थ के पास इक्वेटर है, अर्थ इक्वेटर, तो यहाँ सेल इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन इसको कह देते हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेन में क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन में जितने भी इधर क्रोमोसोम इधर उधर थे, सब के सब क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं कहां पर, इक्वेटोरियल प्लेन में, एक मिड लाइन में। क्लियर है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मेटाफेज प्लेट, मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं इसको, या फिर हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो व्हाट इज मेटाफेज प्लेट आपको क्लियर हो चुका है। मेटाफेज प्लेट इज द मिडिल प्लेट और मिड पॉइंट ऑफ सेल।
अब सेल के पास सारे क्रोमोसोम एकदम बीचों बीच अरेंज एकदम बीचों बीच अरेंज हो चुके हैं। अब ये जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ये अरेंजमेंट को ही हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। मेटाफेज का क्या बन चुका है? प्लेट बन चुका है, मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन। अब ये मेटाफेज प्लेट जो फॉर्म हो चुका है, इस फॉर्मेशन से हमें क्या मिला समझने को कि पहला काम, जो सारे क्रोमोसोम इधर उधर उनके साथ चिपका स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर चिपका वो सबको ठीक करके अरेंज करके बीचों बीच में ला दिया। ये जो बीचों बीच है इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। ये आ गया ना बीचों बीच, इक्वेटोरियल प्लेन। यहाँ पर ये जो इक्वेटोरियल प्लेन आया, द क्रोमोसोम्स अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन नोन एज मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पर इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स नॉन डिवाइडिंग सेल में नहीं बनते। जो सेल डिवीजन स्टार्ट कर चुका है, मतलब मेटाफेज तक आ चुका है, या सॉरी प्रोफेज में आ चुका है, उसी में ही प्रोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है क्रोमोसोम का फॉर्मेशन। और सबसे सुंदर स्ट्रक्चर, मतलब प्रॉपरली दिखने वाला स्ट्रक्चर, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में किसी भी सेल का डिवीजन को देखते हैं तो सबसे बढ़िया क्रोमोसोम कब दिखता है? मेटाफेज में। तो अगर मुझे क्रोमोसोम के बारे स्टडी करनी है या पढ़ना है, क्रोमोसोम को उसके स्ट्रक्चर के बारे पढ़ना है, तो मैं कौन से फेज में पढ़ूंगी? हर सेल के मेटाफेज साइकिल, सेल साइकिल के मेटाफेज में पढ़ूंगी। तो यहाँ पर यही लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स आर स्टडीड इन मेटाफेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के मेटाफेज में क्या होता है? हम लोग क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट विल बी एनाफेज। व्हाट इज एनाफेज? एनाफेज का मतलब क्या है? अब जो आपको यहाँ पर देखने को मिला, इस तरह से जो क्रोमोसोम बीचों बीच अरेंज थे, ये क्रोमोसोम के साइड साइड से क्या अरेंज है? इनके साइड साइड से अरेंज है स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। जब ये टूटते हैं दोनों तरफ से ये एक दूसरे को खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ये एक स्पिंडल फाइबर, ये दूसरा स्पिंडल फाइबर, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। इस बॉन्डिंग को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग या वीक बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस बॉन्डिंग को तोड़ेंगे या इसको हटाते हैं, इसको यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने बोला इसके बीच बीच में बॉन्डिंग से, जो कि इसको ऐसे हटेगा तो ये खींच कर ऊपर की तरफ लेकर आएगा। इसके वजह से यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो अब डबल डबल जो थे वो खींच कर ऊपर लेके जा रहा है और आधा नीचे। तो ये आधे क्रोमोसोम्स ऊपर, आधे क्रोमोसोम्स नीचे, क्योंकि क्रोमोसोम तो पहले से डबल है, तो आधा आधा जाएगा तो वो प्रॉपर डिप्लॉयड होगा ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग फाइनल कंडीशन देखते हैं एनाफेज का, दिस इज फाइनल कंडीशन ऑफ एनाफेज। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? ऊपर में सेंट्रियोल्स दिखेंगे, नीचे में भी सेंट्रियोल्स दिखेंगे, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स कम होते हुए दिखाई देगा। स्पिंडल फाइबर्स कम होते हुए दिखाई देगा। और सारे के सारे क्रोमोसोम्स कहाँ आ चुके होंगे? सारे के सारे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ आधे और आधे नीचे की तरफ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम, ये हाफ ऊपर और हाफ नीचे की तरफ। दिस इज कंप्लीट एनाफेज। This is early anaphase, and that is complete anaphase. Anaphase में क्या होता है? Anaphase में chromosomes separate first, separate and move to opposite पोल्स। ऑपोजिट पोल्स में जाकर मूव हो जाते हैं। दिस इज द कंप्लीट एनाफेज। क्या हुआ? क्रोमोसोम पहले बने प्रोफेज में, मेटाफेज में मिड प्लेट में आए, एनाफेज में अलग होकर चले गए। क्लियर? बनना है,
प्रोफेज में, क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेन में, और फिर एनाफेज में ऑपोजिट पोल्स में। जैसे एनाफेज कंप्लीट होता है, इसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज, दैट इज टीलोफेज। टीलोफेज इज also called as karyokinesis completion phase। अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सेम यही स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि टीलोफेज में। अब यहाँ पर काम क्या होगा, तो अर्ली टीलोफेज में, अर्ली टीलोफेज में क्या काम आता है, तो अर्ली टीलोफेज में जो इसके सेल मेम्ब्रेन है, इसमें एक फरो बनता है। फरो का मतलब अंदर की तरफ इनवैजिनेशन, अंदर की तरफ ये सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनना शुरू हो चुका है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सराउंड होना शुरू हो चुका है। इसके बाद फाइनल अगर रिजल्ट देखेंगे, फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है, साइटोकाइनेसिस में या टीलोफेज, लेट टीलोफेज में ये सेल बिल्कुल इस तरह से डिवीजन होने के कगार पर है। ये सेल फरो बन गया है, ये बना है हमारा सेल फरो गेटिंग डीपर एंड डीपर। सेल फरो एकदम डीप होता जा रहा है और सेल को दो टुकड़े में तोड़ने के लिए रेडी है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ चुका है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। अब वापस से डीकंडेंस क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस आ चुका है, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस आ चुका है, और सेंट्रियोल्स अपनी जगह पर है, सेंट्रियोल्स अपने जगह पर ही है। दिस इज टीलोफेज। और लेट टीलोफेज अगर देखेंगे तो लास्ट विल बी साइटोकाइनेसिस। सेल का डिवीजन है। सेल डिवीजन कैसे होगा साइटोकाइनेसिस में, तो ये सेल अब 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो चुका है। फरो बिल्कुल ऐसे गया खत्म, और ये 2 में प्रॉपर डिवाइड हो चुका है। डिवाइड जब हो गया प्रॉपर, इसके पास न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, एंड दिस इज न्यूक्लियोलस, also here chromatin and nucleolus, और इसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी आ चुके। जो भी चीजें डिसअपियर हुई थी वो सारी चीजें वापस से बन गई, और ये हमारे पास 2 डॉटर सेल्स मिल गए, ये 2 डॉटर सेल्स मिल गए। अब इसी के साथ साथ टीलोफेज जो होता है ये खत्म होता है। बट टीलोफेज अगर मैं कहूँ एनिमल सेल के बारे, ये आपको मैंने पढ़ाया एनिमल सेल में, एनिमल सेल के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। सेल वॉल नहीं है तो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सिंपली ऐसे फरो बनाया, सेल फरो, दिस इज कॉल्ड एज सेल फरो। ये है सेल फरो, या आप कह सकते हो इनवैजिनेशन, और इसके वजह से सेल डिवाइड हो गया। बट इन प्लांट सेल, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करते हैं, प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। प्लांट सेल में सेल डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है प्लांट सेल में सेल डिवीजन, तो प्लांट सेल में क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, तो यहाँ पर अगर हम प्लांट सेल का टीलोफेज देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, दिस इज सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, और इसके टाइम पर क्या होता है, बीचों बीच एक सेल प्लेट आनी शुरू हो जाती है। दिस इज अ सेल प्लेट। ये बीचों बीच क्या बन रहा है, एक सेल प्लेट बन रहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियस वापस से रीअपियर हो रहा है। अंदर में क्रोमोसोम्स है अंदर, और वापस से ये सेल क्या कर रहा है, वो फरो ना बनाकर बीचों बीच एक सेल प्लेट बनाता है। फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसमें, फाइनल रिजल्ट है
ये सेल प्लेट ही इसको पूरा का पूरा फुल्ली डिवाइड करेगा। ये देखते हैं हम लोग कैसे डिवीजन करेगा। टीलोफेज में देखेंगे इस तरह से, टीलोफेज में प्रॉपर न्यूक्लियस जो यहाँ पर बन रहा था वो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका। सेम गोज विथ हियर, यहाँ पर भी प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है और सेल प्लेट इस तरह से आगे बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। एंड फाइनली ये सेल प्लेट जब पूरा कवर कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? जब ये सेल प्लेट पूरा कवर कर लेता है तो आपको क्या दिखाई देगा? सेल प्लेट पूरा कवर करते हुए ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस फॉर्मेशन, this chromatin, chromosome converted into chromatins and न्यूक्लियोलस ऑल्सो रीअपियर, न्यूक्लियोलस वापस से बन भी चुका है यहाँ पर। ये हमारा फाइनल सेल का डिवीजन होता है। इस तरह से हमारा जो सेल है वो फाइनली डिवाइड होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? यहाँ सेल फरो बनेगा, वेरएज यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा हमारा सेल प्लेट। दोनों में यही डिफरेंस है, सेल प्लेट बनेगा बिकॉज प्लांट सेल हैज सेल वॉल और उसमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं, तो वो सिंपली डिवीजन करेगा। इज इट क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग टीलोफेज का। बेसिकली हम लोगों ने आंसू बनाकर आंसू को टपका भी दिया, तो प्यार में आंसू टपक गए हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। क्लियर है आपको? यहाँ तक समझ में आई बात? ये सारी चीजें जो आज हम लोगों ने पढ़ी, दीज आर द स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हमारा हुआ यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज सिग्निफिकेंस। माइटोसिस में ही है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस क्या क्या है माइटोसिस का? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या? सिग्निफिकेंस का मतलब जब भी आपको वर्ड सिग्निफिकेंस मिले, दिस मींस एज इंपॉर्टेंस। क्या जरूरत है माइटोसिस होने का? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस विल बी बॉडी ग्रोथ। बॉडी का ग्रोथ होना काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिपेयर damaged tissue, डैमेज टिश्यू का रिपेयर होना। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स, जो भी डेड और ओल्ड सेल्स है उनका रिप्लेस करना उन्हें। नेक्स्ट, मेंटेन बॉडी सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट, मेंटेन प्लॉइडी ऑफ, किसकी प्लॉइडी करे? प्लॉइडी का मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्लॉइडी ऑफ सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स की प्लॉइडी को भी मेंटेन करता है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से क्या क्या चीजें होती है या माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला है बॉडी का ग्रोथ, नेक्स्ट रिपेयर
डैमेज टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू। डैमेज टिश्यू का मतलब क्या होता है, कहीं पर भी अगर कट छिल गया या फिर डैमेज हो गया, सेल्स डेड हो जाते हैं, तो उनको भी रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है। देन रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स और ओल्ड सेल्स, मतलब पुराने जो भी सेल्स है उनको भी रिप्लेस करते हैं। एंड मेंटेन बॉडी सिस्टम, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गन्स ग्रोथ नहीं करेंगे, ऑर्गन ग्रोथ नहीं करेगा तो क्या होगा, बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, तो बॉडी के सिस्टम को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज मेंटेन द प्लॉइडी ऑफ सोमैटिक सेल्स, बॉडी की प्लॉइडी भी मेंटेन करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोगों ने पढ़ लिया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस की जो भी सिग्निफिकेंस हमने आज पढ़े हैं, ये सारे सिग्निफिकेंस याद होने चाहिए, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आने के चांसेस ज्यादा है। बट हमने जो स्टेजेस पढ़ा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइटोसिस। तो हम एक बार स्टेजेस को रिकैप करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेज क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ये आप उसको निमोनिक्स से याद कर सकते हो, प्यार में आंसू टपके। क्लियर है? चलो आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको समझ में आया है वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू बच्चों।